गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 10वीं के सामाजिक अध्ययन में पढ़ेंगे। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है क्योंकि हमारा कोर्स हो गया है, स्कूल में कंप्लीट हो गया है। तो कोर्स कंप्लीट होने के बाद रिवीजन चालू करना है। रिवीजन में आपको ध्यान देना है कितने कितने नंबर का प्रश्न आ रहा है और कौन कौन से चैप्टर से आ रहा है। तो वो मैं लास्ट में आपको शुरू में स्कूल में तो बता भी दी थी, लास्ट में और बता दूंगी। मैंने 2-2 नंबर का क्वेश्चन निकाल के रखा है, उसको मैं बारी बारी से आपको रिवीजन करा रही हूँ। घर में इसको अच्छे से रिवीजन करना, याद करना, फिर आपका धीरे धीरे तैयारी हो जाएगा। जितना मैं क्वेश्चन देते जाऊंगी उतना आप घर में करते जाना। फिर मैं बीच में आप लोगों को एक एक दिन ऐसे थोड़ा थोड़ा करके बुलाते जाऊंगी, कॉपी चेक करूंगी और आपका जो क्या क्या रिवाइज किए हो उसको मैं पूछूंगी। तो ये 2 नंबर का प्रश्न है। मैं करीब करीब 27-28 प्रश्न 2 नंबर का अलग से निकाल के रखी हूँ, उसको आपको बता रही हूँ। वो आपको तैयारी करना है। जो इतना ही कर ले वो बहुत है। 2-2 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें देखेंगे, पहला है नवीकरणीय संसाधन क्या है। नवीकरणीय संसाधन यह जो हमारे पृथ्वी पर जो प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध होते हैं उसमें से ये नवीकरणीय संसाधन होता है जो पुनः और नहीं प्रदान किया जाता। उसका उपयोग करने के बाद वो समाप्त हो जाता है, अपना पुनः और नवीकृत नहीं होता। वो एक समय तक उपयोग होता है, फिर वो खत्म हो जाता है, वो अपने से नहीं बनता है, वही अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। इसका पुनः निर्माण नहीं होता, एक बार उपयोग करने के बाद वो समाप्त हो जाती है, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। जैसे है हमारे यहाँ जो कोयला है, पेट्रोलियम है, ये नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं। अब देखते हैं मंदी का किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। जिस जिस चैप्टर से 2-2 नंबर का क्वेश्चन लिया गया है या जिसमें से आएगा उसी से मैं निकाल के रखी हूँ। मंदी का किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा। मंदी का किसानों पर बुरा प्रभाव पड़ा। मंदी का किसानों से तो ज्यादा प्रभाव मजदूरों पर पड़ा, जो तिहाड़ी मजदूर है कि जो उद्योग में काम करते थे, ऐसे मजदूर पर तो और ज्यादा भारी प्रभाव पड़ा। क्योंकि उस समय मंदी जो थी, उत्पादन बिक नहीं रहा था, उत्पादन करना बंद कर दिया था फैक्ट्री, और उत्पादन करना बंद करने के बाद में अब किसान ये मजदूरों की छटनी करने लगे और उत्पादन बंद होने से छटनी हो गया और मजदूर जो है पूरा घर में खाली हो गया। परंतु किसान जो है उत्पादन अपना जो खेती का काम चालू किया, उत्पादन बढ़ा और उनका चलते रहा। फिर भी जो जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाया। जो छोटे किसान थे उन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा और वो अपना गांव छोड़कर शहर पलायन करने लगे थे। तो मंदी का किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा। मंदी का किसानों पर प्रभाव बुरा पड़ा, वह अपने गांव को छोड़कर शहर जाने लग गए। ये इसका आंसर है। अब देखते हैं, फांसीवाद दल लोकतंत्र के स्थान पर क्या लाना चाहते थे। 2 दल पढ़े हैं, फांसीवाद, नाजीवाद। फांसीवाद जो थे और नाजीवाद। नाजीवाद के नेता कौन थे, हिटलर थे, और फांसीवाद के नेता जो थे मुसोलिनी थे। तो ये जो फांसीवाद दल जो है लोकतंत्र के स्थान पर क्या लाना चाहते थे, एक दलीय शासन लाना चाहते थे। वो लोकतंत्र नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि एक ही दल का वर्चस्व हो, वो हुकूमत कर सके, वही अच्छा शासक बन सकता है, वही देश को कंट्रोल कर सकता है, वही शासक बन सकता है। तो एक दलीय लाना चाहता था, वो लोकतंत्र नहीं चाहता था, क्योंकि ये एक तानाशाह सरकार है। फांसीवाद नाजीवाद जो था वो तानाशाह सरकार था, तानाशाही के बल पर वो राज करना चाहता था, लोगों पर हुकूमत करना चाहता था। वो चाहते थे कि एक दलीय आने से देश का हम विकास कर सकते हैं, देश को बचा सकते हैं। लोकतंत्र वो नहीं चाहते थे। तो इसका उत्तर क्या होगा, फांसीवाद दल जो है लोकतंत्र के स्थान पर एक दलीय शासन लाना चाहते थे। अब चौथा प्रश्न है, उपनिवेशीकरण क्या है। उपनिवेशीकरण क्या है। इसमें कहा गया है कि जब उपनिवेश, बहुत सारे देश उपनिवेश थे, उपनिवेशक मतलब अधीन थे। जब उपनिवेशक खत्म हो गए और लोग अपने
अपने बल पर सरकार का निर्माण किए, लोकतंत्र का निर्माण किए, जो अपने हिसाब से सरकार तय किए, तो उसको हम उपनिवेशीकरण कहते हैं। अब पांचवा देखते हैं, अपशिष्ट पदार्थ क्या है। अपशिष्ट पदार्थ क्या है, इसमें देखेंगे बहुत सारे फैक्ट्री में हम कोई भी सामान यूज करते हैं या कोई सामान बनाते हैं, उसके बाद जो बच जाता है उसे कचरा के रूप में हम फेंक देते हैं, वही अपशिष्ट पदार्थ हैं। जैसे शक्कर उत्पादन करने के बाद, शक्कर बनाने के बाद गन्ना का छोई हम फेंक देते हैं, वही अपशिष्ट पदार्थ है। इसका हम उपयोग भी कर सकते हैं। छोई का बहुत सारे अब उसका नया नया उपयोग कर रहे हैं, उससे कई प्रकार के चीजें बना रहे हैं, खाद बना रहे हैं, गैयों के लिए खाना है, चारा है, ये उपयोग में लाया जाता है। तो जो चीज हम अपने उपयोग कर नहीं है करके फेंक देते हैं, वही अपशिष्ट पदार्थ कहलाता है। अब देखते हैं सोमियत और संसद में क्या अंतर है। सोमियत और संसद में क्या अंतर है, तो सोमियत जो है पंचायत को कहा जाता है रूसी भाषा में। तो सोमियत जो है रूसी भाषा में पंचायत को ही कहा जाता है। और संसद जो होता है वो हमारे शासन को सुचारू रूप से चलाने वाले जो है एक संस्था के साथ मिलकर किया गया निर्णय होता है। संसद को, देश को चलाने के लिए एक व्यवस्थित जो होता है, व्यवस्था होता है, उसमें साथ मिलकर निर्णय लिया जाता है, ये संसद है। और सोवियत क्या है, रूसी भाषा में पंचायत को कहा जाता है। संसद जो हमारे देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक व्यवस्था तैयार की जाती है, उसको हम संसद कहते हैं। अब देखते हैं जो जापान, सातवां प्रश्न हम देखते हैं, जापान में किस स्थिति में आत्मसमर्पण कर सकते, आत्मसमर्पण किया, जापान ने किस स्थिति में आत्मसमर्पण किया। तो जापान जो है युद्ध लड़ रहा था, वो पीछे नहीं हटा था। तो वो जब बहुत ज्यादा विषम परिस्थिति आ गया और अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नागासाकी में जहरीले बम गिराए और बहुत से लोगों की उसमें मृत्यु हो गई, तो इसके डर से फिर वो आत्मसमर्पण किया। वो बहुत, क्योंकि उस समय की स्थिति ऐसी थी कि जर्मनी थे और जापान, ये सब मिलकर, इटली जो है वो बहुत युद्ध लड़े, बहुत सारे देशों पर आक्रमण किए, बहुत सारे देशों को अपने अधीन कर लिए थे और पीछे हट ही नहीं रहे थे, बहुत युद्ध आगे बढ़ गया था। फिर उसके बाद जब वो किसी की बात नहीं सुन रहे थे, तो जो अमेरिका जो है अपने बल का प्रयोग किया और हिरोशिमा नागासाकी में आत्मघाती बम गिराए, जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई। तो इसी कारण वो पीछे हट गए। अब देखते हैं, क्या नदी तट की रेत जो है खनिज है। क्या नदी तट की रेत जो है खनिज है? नहीं। क्या हम इसको ऐसे कह सकते हैं, नहीं, नदी तट की रेत जो है खनिज नहीं है, इसमें किसी प्रकार के खनिज तत्व के अंश नहीं पाए जाते। इसको कैसे लिखेंगे, नहीं, नदी तट की रेत जो है खनिज नहीं है, यहाँ किसी प्रकार से खनिज के जो तत्व नहीं पाए जाते हैं। अब देखते हैं नौवां जो है, शीत युद्ध किन किन देशों के मध्य हुआ। शीत युद्ध जो है बहुत शक्तिशाली देश, जो दो देश हम मानते हैं, अमेरिका और रूस, जो दो शक्तिशाली देश मानते हैं, अमेरिका और रूस को, उन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। युद्ध मतलब शीतकालीन युद्ध हुआ। बहुत शक्तिशाली अपने शक्ति का प्रदर्शन किए, वो अपने अपने दायरे में रहकर अपने अपने ताकत को दिखाते रहे, मैं कितना ताकतवर हूँ। उसके चलते जो हम जितना ताकत लगा सकते हैं अपना, कि मेरे पास कितना अणुबम है, परमाणु बम है, मेरे पास इतनी शक्ति है, अपने अपने शक्ति को बनाने के नया नया आविष्कार किए, आत्मघाती आविष्कार किए, और दोनों अपने अपने ताकत को दिखाते गए। और दोनों, ऐसा समस्या आ गया था देश में, पूरे विश्व में, कि कब कितना सर्वनाश हो सकता है। दोनों देश इतने भारी मात्रा में जो विस्फोटक सामान है वो बना बना के हर देशों में रखे थे, कहीं
एक ने आक्रमण किया तो दूसरा उस पर आक्रमण कर सकता है। बहुत सारे देश उस पर विरोध किए और विरोध करने के बाद जो है उन लोगों को समझ आया कि हम ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों के ये विनाश का ही कारण है और लोगों की जनधन की ही हानि होगी। तो ये सब समझाते गए और फिर दोनों देश समझौता किए और ये शीत युद्ध नहीं हुआ। तो शीत युद्ध जो है किन किन देशों के मध्य हुआ, तो आपको सिर्फ इतना लिखना है, शीत युद्ध जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस, सोवियत रूस के बीच में हुआ। बस इतना ही लिखना है। ठीक, आज के लिए इतना।